तो भारतीय कला में ना एक ऐसा नाम है जो परंपरा और आधुनिकता का एक गजब का संगम है। आज हम उसी कलाकार की कहानी जानेंगे जिसने अपनी जड़ों में लौटकर कला को एक बिल्कुल नई पहचान दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेमिनी रॉय की। जरा इस कला को देखिए। ये मोटी बेबाक सी रेखाएं, ये चटक जमीनी रंग और हाँ, ये बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें। ये एक ऐसी शैली है जो कह सकते हैं दिलो दिमाग पर छा जाती है ना? पर सवाल यह है कि इस अनोखी कला के पीछे का चेहरा आखिर है कौन? तो ये कला है जेमिनी रॉय की और उनकी कहानी शुरू होती है 1887 में बंगाल के बांकड़ा जिले के एक छोटे से गांव बेलियातोर से। अब दिलचस्प बात यह है कि वो एक जमींदार के बेटे थे, लेकिन उनका मन हमेशा गांव की मिट्टी में ही रमा रहता था। वो घंटों बस घंटों कुम्हारों को मिट्टी से जादू करते हुए देखते रहते थे और बस यहीं अनजाने में ही उनके जहन में लोक कला के बीज बोए जा रहे थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। जिस अनूठी शैली के लिए हम आज उन्हें जानते हैं ना, उस तक पहुंचने का सफर वो कोई सीधा रास्ता नहीं था। उनकी शुरुआत तो एक बहुत ही पारंपरिक और शायद कहें तो एक अप्रत्याशित रास्ते से हुई थी। तो सोचिए जरा, महज 16 साल की उम्र में वो कलकत्ता के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट पहुंच गए और वहां उन्हें गुरु के रूप में कौन मिले? अवनींद्र नाथ टैगोर। बस यहीं उन्होंने पश्चिमी अकादमिक शैली की सारी बारीकियों को सीखा और देखते ही देखते एक कुशल व्यक्ति चित्रकार के तौर पर अपनी पहचान भी बना ली। और पता है, उस दौर में उनका नाम बड़े कलाकारों में गिना जाता था। वो सफल थे, फैशनेबल थे और काम की तो कोई कमी ही नहीं थी। और यही बात उनके अगले कदम को और भी ज्यादा क्रांतिकारी बना देती है। सोचिए, सफलता के शिखर पर खड़े होकर उन्होंने अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जेमिनी रॉय ने पश्चिमी शैली को छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक बहुत ही सचेत निर्णय लिया। तो अगर उनकी कला यात्रा को देखें तो उसके दो बिल्कुल अलग अलग पड़ाव हैं। पहला पड़ाव था पश्चिमी प्रभाव का, जहां कैनवस पर तेल रंग होते थे, बहुत यूरोपियन स्टाइल। लेकिन फिर आया दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, लोक कला की खोज का। यहां आकर वो बंगाल की मिट्टी की कला में, खासकर कालीघाट के पटचित्रण की सादगी में पूरी तरह से खो गए। और उनका ये कथन, ये उनके इस बदलाव के पीछे की पूरी फिलॉसफी को बता देता है। वो बस कला की सीखी सिखाई पेचीदगियों को भुलाना चाहते थे। एक बच्चे की तरह दुनिया को देखना चाहते थे, एकदम सरल, शुद्ध और बिना किसी दिखावे के। तो उनकी असली प्रेरणा क्या बनी? वो बनी कालीघाट की पटचित्रकला। सोचिए, उन चित्रों की साहसिक रेखाएं, चटक रंग और सरल आकृतियां, वो सीधे दिल से बात करती थीं। ये वो कला थी जो आम लोगों की थी, आम लोगों के लिए थी। और बस यहीं जेमिनी रॉय को अपनी असली आवाज मिली। तो इस प्रेरणा से उन्होंने कला की कौन सी नई भाषा गढ़ी, चलिए इसी को समझते हैं। अब ये बदलाव सिर्फ सोच का नहीं था, ये साधनों का भी था। उन्होंने महंगे आयातित कैनवस और तेल रंगों को पूरी तरह छोड़ दिया और उनकी जगह क्या आया? कपड़ा, चटाई और गत्ते जैसी साधारण चीजें। और रंग, वो भी सीधे जमीन से जुड़े थे। काजल से काला, गेरू से लाल और हिंगुल से सिंदूरी। तो अगर किसी को रॉय की पेंटिंग पहचाननी हो तो कैसे पहचाने? कुछ खास निशानियां हैं। पहली, वो मोटी, साहसिक काली आउटलाइन जो हर शेप को एक पहचान देती है। दूसरी, रंगों का एकदम सपाट इस्तेमाल, कोई शेडिंग नहीं, कोई डेप्थ नहीं, बस शुद्ध रंग। और सबसे खास, वो बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें जो अक्सर चेहरे की सीमाएं भी लांघ जाती हैं। इसमें हमें अपभ्रंश शैली की भी झलक मिलती है। और उनके विषय भी उतने ही सरल और दिल को छूने वाले थे। उन्होंने संथाल जनजाति के जीवन को, रामायण और कृष्ण लीला के प्रसंगों को और माँ बच्चे के रिश्ते को बार बार अपनी कला में जगह दी। पर एक हैरान करने वाली बात भी है। 1937 में उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर भी एक पूरी की पूरी प्रसिद्ध श्रृंखला बनाई, जिसमें द लास्ट सपर जैसा चित्र भी शामिल था। और जेमिनी रॉय की कला की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। फ्रांसीसी कला समीक्षक थे ए. हावे मैसन। उन्होंने तो उनकी तुलना सीधे सीधे हेनरी मातेस जैसे दिग्गज से कर दी। और मातेस खुद अपनी साहसिक रेखाओं और रंगों के लिए जाने जाते थे। तो ये दिखाता है कि रॉय की कला में एक ग्लोबल अपील थी, जो भाषा और सरहदों से कहीं परे थी। तो बात यह है कि जेमिनी रॉय ने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसी विरासत गढ़ी, एक ऐसी विरासत जो आज भी भारतीय कला को रास्ता दिखाती है। और उन्हें जो उपाधियां मिली वो भी कमाल की थीं।
पश्चिमी दुनिया ने उन्हें भारतीय कला का पैगंबर कहा। खुद महात्मा गांधी ने उनकी कला में भारत की आत्मा देखी और उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार माना, और बहुत से लोगों के लिए तो वे भारत के पिकासो थे। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों पर एक नज़र डालते हैं। वो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में सहायक निदेशक रहे, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में एक वैचारिक स्तंभ बने, और फिर आया साल 1955, देश ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, उसी साल वे ललित कला अकादमी के पहले फेलो भी चुने गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मान था। और देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सम्मान एक तरह से सिर्फ जेमिनी रॉय का नहीं था, बल्कि उस पूरी लोक कला परंपरा का था जिसे उन्होंने दुनिया के मंच पर एक नया आधुनिक सम्मान दिलाया था। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या जेमिनी रॉय ने अपनी जड़ों की ओर, अपनी लोक कला की ओर लौटकर अनजाने में ही आधुनिक भारतीय कला के भविष्य का रास्ता तैयार कर दिया था? एक ऐसे भविष्य का रास्ता जो अपनी पहचान पर गर्व करना जानता हो। सोचने वाली बात है ना।